दिन था मंगलवार, तारीख थी 29 अक्टूबर 1929, जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट होती है। कुछ ही दिनों के अंदर सारा स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। यह बात सिर्फ स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की नहीं है, कुछ ही महीनों में पूरे अमेरिका का इकोनॉमी कलेप्स होता है। जी हाँ, अमेरिका जो आज सुपर पावर है, लेकिन वो हमेशा से सुपर पावर नहीं था। वर्ष 1929 में आई इतिहास की सबसे बड़ी महामंदी, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को घुटनों के बल लाके खड़ा कर दिया था। क्यों लोग इतने मजबूर हो गए थे कि वॉल स्ट्रीट, जो कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस था, वहीं से कूदकर लोग सुसाइड कर रहे थे। आज हम ये सारी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। ये सब जानने से पहले हमें 1920 से लेकर 1929 के बीच हुई सारी आर्थिक गतिविधियों को बराबर समझना होगा, तभी हम 1929 में आई महामंदी को जान पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रथम विश्व युद्ध से पहले तकरीबन आधी दुनिया गुलाम थी ग्रेट ब्रिटेन की। ब्रिटेन ही आर्थिक महाशक्ति उन दिनों हुआ करता था, लेकिन जब विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो ब्रिटेन युद्ध के अंदर व्यस्त हो जाता है। सारा यूरोप युद्ध में पार्टिसिपेट करता है। इन वजह से हुआ यह कि ब्रिटेन की आर्थिक गतिविधियां धीमी होती चली गई। अब उनका सारा फोकस युद्ध पर था। अब युद्ध लड़ने के लिए हथियार, सैनिकों के लिए खाना और बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। एक तरफ अमेरिका, जिन्होंने इस आपदा को अवसर समझा, और अमेरिका ने बड़े स्तर पर हथियार बना के यूरोपियन देशों में निर्यात करना शुरू किया। ना सिर्फ हथियार, खाना भी बड़े स्तर पर अमेरिका भेजने लगा, जिस वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बूम आना शुरू होता है। युद्ध से पहले अमेरिका का एक्सपोर्ट 2.4 बिलियन था, जो कि बढ़कर 6 बिलियन हो गया। लोगों को अधिक मात्रा में रोजगार मिलना स्टार्ट हो जाता है, और अमेरिकी किसानों के भी अच्छे दिन आ गए थे, क्योंकि अनाज का निर्यात होने की वजह से किसान भी ये दौर में फल फूल रहा था। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, तब तक ब्रिटेन आर्थिक तौर पे खत्म हो चुका था। अमेरिका ने विश्व युद्ध में बहुत पैसे कमाए। अब अमेरिका वो आर्थिक सुपर पावर बन चुका था। उस वक्त अधिकतर यूरोप तबाह हो गया था, तो फिर से अपने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अमेरिका अब उन्हें लोन देती है। कुल मिलाकर कहे तो अमेरिका अब आर्थिक तौर पे समृद्ध हो चुका था। US banks were lending huge amounts of money to Britain and France, who in turn used the money to buy arms from American factories. अब अमेरिका वो सुनहरे दशक में प्रवेश करता है जहां इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी। एक आम इंसान अपनी सारी जरूरत और सहूलियत आसानी से अफोर्ड कर पा रहा था। जैसे कि आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध 1919 में समाप्त होता है, तो जो हथियार सप्लाई करने वाली कंपनीज थी, वो अब धीरे धीरे कंज्यूमर गुड्स के सप्लाई पर ट्रांसफॉर्म करना चालू होती है। वॉर से लौटे हुए सैनिक भी इन्हीं कंपनीज में जुड़ जाते हैं। अब धीरे धीरे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती है और अधिक से अधिक लोगों को काम मिलता है, तो अब मिडिल क्लास के पास भी पैसा आना शुरू हो गया था। युद्ध के टाइम लोगों ने ज़्यादा स्पेंड नहीं किया था, तो अब ज़्यादा लोग स्पेंड भी करना चाह रहे थे। तो इन डिमांड के चलते रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर और रेडियो जैसे गैजेट्स में ज़बरदस्त बूम देखने को मिला। दोस्तों, उस दौर में ऑटोमोबाइल में भी क्रांति देखने को मिलती है। हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड मोटर्स के मालिक थे, उन्होंने मॉडल टी लॉन्च किया, जो अमेरिका में आकर्षण का केंद्र बना। लोगों ने उसे जमकर खरीदा। ऐसा माना जाता है कि करीब 15 मिलियन से अधिक कार फोर्ड ने सेल करी थी, जो कि वह टाइम $300 की हुआ करती थी। अब ऑटोमोबाइल में आए हुए बूम के चलते रोड और फ्लाईओवर्स कंस्ट्रक्शन में भी क्रांति आती है। ये सेक्टर की सक्सेस और सारे सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म होती है, जैसे कि सर्विस सेक्टर्स, मोटेल्स, स्टील इंडस्ट्रीज, ये भी सारे सेक्टर्स में बूम देखने को मिला। एंटरटेनमेंट सेक्टर भी बाकी नहीं रहा। वह दशक में सिनेमा का भी क्रेज बहुत बढ़ा, क्योंकि पहली बार साउंड मूवीज आना स्टार्ट हुई थी, और उस दौर में लोग सेलिब्रिटीज से बहुत इन्फ्लुएंस होते थे। चार्ली चैपलिन का नाम तो सुना ही होगा आपने। लोगों के पास इस दौर में सरप्लस पैसा रहने लगा। लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो गई थी। और आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी थे तो बाय नाउ पे लेटर वाली सिस्टम भी चल रही थी, तो लोगों को क्रेडिट लेने की आदत भी लग गई थी। आर्थिक क्रांति को बैंक और स्टॉक ब्रोकर्स ने भी ऑब्जर्व किया और इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लिया कि क्यों ना लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अप्रोच किया जाए। शुरुआती दौर में जो वेल्थी लोग या सेलिब्रिटीज होते थे, उन्हें अप्रोच किया गया। ग्रूचो मार्क्स, जो कि प्रसिद्ध अमेरिकन एक्टर और कॉमेडियन थे, उन्होंने भी बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया, और उनके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से वो इतने खुश थे कि वो खुद ही लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे। अब ये बात आम आदमी तक पहुंचती है। एक आम आदमी भी अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहता था। अब बैंक और स्टॉक ब्रोकर्स ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप इन्वेस्ट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, और साथ में अगर पैसा नहीं है तो लोन भी देंगे।
आपको यकीन नहीं होगा, बैंक्स लोन दे रही थी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए। ये सब इसलिए चल रहा था क्योंकि इन्हें कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज नहीं थी और ना ही उनका डायरेक्ट इंटरवेंशन था। बैंक और ब्रोकर्स जो चाहे वो मनमानी कर सकते थे। अब आम आदमी भी कूद गया था स्टॉक मार्केट में। वर्ष 1927 में डाउ जोन्स 33% बढ़ा और 1928 में तो 50% बढ़ जाता है। अब इतने शानदार रिटर्न्स देख के और भी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लगे क्योंकि उन्हें लगता था कि पैसा बनेगा तो यहीं बनेगा। लोगों ने अपने घर गिरवी रख दिए, डिपॉजिट, बॉन्ड्स, एफडीज, ये सब के पैसे निकाल के स्टॉक में डाल दिए। अब वॉल स्ट्रीट और बैंक्स का इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसी पे पड़ रहा था। बैंक्स और वॉल स्ट्रीट का यह कहना था कि गवर्नमेंट को इनमें इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, मार्केट फोर्सेस अपने आप ही स्टॉक की वैल्यू को सही कर देती है, तो गवर्नमेंट भी इन्हें फ्री हैंड देती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने स्टॉक ट्रिकर्स मशीन लगाए थे जिससे इन्वेस्टर को अपने स्टॉक के लाइव प्राइसेस का पता हो। Exchange trading room, the ticker tape is duplicated, a minute-by-minute report of American business and finance. ये भी बता दें कि फेडरल रिजर्व ने टैक्स के रेट्स भी कम कर दिए थे। जो स्लैब 75% का था उसको कम करते करते 1929 तक 25% कर दिया गया, जिससे लोग और पैसा डालने लगे स्टॉक मार्केट में। और गवर्नमेंट भी यही मैसेज देती थी कि अमेरिका परमानेंट प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ गया है। ये सारे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के दौर को ही तो रोरिंग 20s कहा गया, जिसे आधुनिक दुनिया की शुरुआत भी माना गया। बैंक्स लोन तो दे रही थी लेकिन क्रेडिट वर्थीनेस नहीं चेक कर रही थी कि जिनको लोन दे रहे हैं क्या वो लोन चुकाने के लिए भी कैपेबल है। अगर स्टॉक के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं तो क्या वो लोन चुका पाएंगे, यह मुख्य फैक्टर को भी इग्नोर कर दिया गया। खैर, अब 1929 तक स्टॉक के प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके थे, बबल भी क्रिएट हो चुका था, लेकिन कंपनीज के प्रॉफिट और मैन्युफैक्चरिंग डेटा अभी भी अच्छे आ रहे थे, तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 4 मार्च को एक और रिपब्लिकन नेता हर्बर्ट हुवर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। उन्होंने भी अपनी स्पीच में यही कहा कि वी इन अमेरिका टुडे आर नियरर टू द फाइनल ट्रायम्फ ओवर पॉवर्टी देन एवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ एनी लैंड। लेजिस फेयर कैपिटलिज्म अभी भी चालू रहता है, जिनके अंतर्गत गवर्नमेंट का रेगुलेशन और इंटरवेंशन नहीं रहेगा। 1929 फर्स्ट हाफ की बात करें तो कंपनीज के अच्छे प्रॉफिट आ रहे थे। स्टॉक के प्राइसेस में तो अभी भी उतनी तेजी बरकरार थी, लेकिन 1929 में जो कमोडिटीज के प्राइस थे वो नहीं बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि 1928 तक फार्मर्स का जो प्रोडक्शन था वो काफी सरप्लस हो चुका था, मतलब डिमांड से ज्यादा उत्पत्ति हो चुकी थी, इसलिए यह फार्मर्स को प्रॉब्लम होना यहाँ शुरू हो गया। लेकिन फार्मर्स के अलावा और कोई सेक्टर ज्यादा प्रभावित नहीं था और स्टॉक के प्राइसेस तो और भी अच्छे चल रहे थे। 8 मार्च को पॉल वॉरबर्ग, जो कि एक बैंकर थे, उन्होंने ये चेतावनी दी कि स्टॉक मार्केट में बहुत स्पेक्यूलेशन चल रहा है, लेकिन वॉल स्ट्रीट में बैठे स्पेक्यूलेटर्स और ट्रेड ऑपरेटर ने इनकी बात को नकार दिया। आपको बताते हैं कि स्पेक्यूलेशन कैसे होता है। जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं वो बड़ा पैसा लेके बैठते हैं, किसी एक स्टॉक में र्यूमर्स फैला के वो स्टॉक के प्राइसेस को ऊपर ले जाते हैं। फिर जब आम इन्वेस्टर उसमें घुसता है तो ये ऊपरी लेवल पे अपना स्टॉक सेल कर देते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं। इसे आप स्पेक्यूलेशन ना कह के मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं, और यही स्ट्रेटजी को पंप एंड डंप स्ट्रेटजी भी कहते हैं। 91-92 में हर्षद मेहता वाला जो स्कैम हुआ था वो भी यही पंप एंड डंप स्ट्रेटजी के थ्रू तो हुआ था। इसके बाद ही सेबी का गठन हुआ भारत में। माइकल निहन, जो कि एक स्पेक्यूलेटर थे, उन्होंने एक पूल बनाया, फिर उसे इन्वेस्ट किया 8 मार्च 1929 को आरसीए के स्टॉक में, और प्राइसेस को सिर्फ 10 दिन में 50% बढ़ा दिया, और नेक्स्ट डे वो अपने सारे ही शेयर्स बेच देते हैं और स्टॉक के प्राइसेस को 60% की गिरावट देखने को मिलती है, जिससे आम इन्वेस्टर को काफ़ी लॉस हुआ। लेकिन माइकल निहन ने सिर्फ 10 दिन में $10 मिलियन का मुनाफा किया। और ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेटर वॉल स्ट्रीट में मौजूद थे। ये सबकी भनक फेडरल रिजर्व को होने लगी थी। उन्होंने 25 मार्च को वार्निंग दी कि स्टॉक मार्केट में स्पेक्यूलेशन हो रहा है। इससे स्टॉक मार्केट में मिनी क्रेज तो आया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। अब हो ये रहा था कि जून आते आते लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही थी, कंपनीज तक ही वो प्रॉफिट रह रहे थे, आम एम्प्लॉय तक वो पैसा नहीं आ रहा था, और ऊपर से फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट भी 4% से बढ़ा के 6% कर दिए, जिनकी वजह से अब लोग लोन नहीं ले रहे थे। तो अब लोगों ने अपनी स्पेंडिंग भी वो कम कर दी। ये चीज़ कंपनीज के सेल्स पर रिफ्लेक्ट होने लगी। स्टॉक मार्केट में हो रहे स्पेक्यूलेशन की भनक कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर को और ट्रेडर्स को हो गई थी। जोसेफ कैनेडी, जो कि जॉन एफ कैनेडी के पिताजी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर जूते साफ करने वाला इंसान भी स्टॉक मार्केट की बात करने लगे तो यह सही समय है निकल जाने का। इंडस्ट्रियल आउटपुट अब स्टैग्नेंट हो चुका था और फार्मर्स को प्रॉब्लम तो ऑलरेडी चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें $100 मिलियन की हेल्प की। लेकिन ये सारी चीज़ अभी भी स्टॉक के प्राइसेस में नहीं दिख रही थी।
इवन मई से लेकर सितंबर तक 60 और न्यू कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और फिर से स्टॉक के प्राइसेस 20% बढ़ जाते हैं। 3 सितंबर 1929 को डाउ जोन्स 381 पॉइंट पर क्लोजिंग देता है, जो कि ऑल टाइम हाई था। The market goes up a little, then it goes down a lot. ये सोचिए कि जो क्रैश आने वाला था वो कितना सीवियर होने वाला था कि ये हाई पर वापस पहुंचने में डाउ को 25 साल लग गए। अब आते हैं अक्टूबर एंड की ओर, जहां से स्टॉक मार्केट क्रैश होना स्टार्ट होता है। 22 अक्टूबर ट्यूसडे को डाउ जोन्स की क्लोजिंग होती है 326 पॉइंट पर। नेक्स्ट डे भी मार्केट में ऑटो स्टॉक्स में बिकवाली के चलते गिरावट कंटिन्यू रही। डाउ की क्लोजिंग होती है 306 पॉइंट पर, लेकिन ये गिरावट पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर था। नेक्स्ट डे यानी 24 अक्टूबर थर्सडे, जिसे ब्लैक थर्सडे भी कहा गया, वह दिन मार्केट -11% पर ओपन होता है। जो प्राइस ट्रिकर मशीन लगाए थे, जिसे स्टॉक के लाइव प्राइसेस का पता हो, सेलिंग प्रेशर के चलते ये मशीन भी रियल टाइम प्राइसेस नहीं दिखा रहे थे और लोगों को भी ये बात की भनक लग गई थी कि मार्केट में गिरावट आई है, तो लोगों ने पैनिक सेलिंग करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस पर हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए। विजिटर्स गैलरी को बंद कर देना पड़ा। शिकागो और बफेलो एक्सचेंज को तो कम्प्लीटली क्लोज कर दिया गया। यह बात बैंक्स और बड़े इन्वेस्टर को पता चलती है। उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई। मीटिंग रखी गई JP मॉर्गन के ऑफिस पे, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के जस्ट सामने ही थी। तो $50 मिलियन का फंड मार्केट में पंप किया गया, जिससे थोड़ा फियर कम हो सके। साथ में ही रॉकफेलर, जो कि रिचेस्ट पर्सन थे अमेरिका के, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया। तो ये सबके चलते फियर टेम्पररीली कम हुआ। डाउ का क्लोजिंग होता है 298 पॉइंट पर, लेकिन स्टॉक ब्रोकर्स को कहीं ना कहीं ये पता लग गया था कि स्टॉक के प्राइसेस अब नीचे आने वाले हैं। तो उन्होंने वह लोगों को कांटेक्ट किया जिसने स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए मार्जिन ले रखा था। उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा पैसे लेके आए क्योंकि स्टॉक के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। अब ज़्यादा पैसे ब्रोकर्स क्यों मंगवा रहे थे, इसे जानने से पहले हमें मार्जिन ट्रेडिंग को समझना होगा। काफ़ी सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें पता होगा कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मार्जिन ट्रेडिंग एक फीचर है स्टॉक मार्केट का, जिसका इस्तेमाल करके आप कम पैसे में ज़्यादा स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में ब्रोकर आपको 2x या 3x या उससे ऊपर भी मार्जिन ऑफर करते हैं। जैसे अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है, डिपेंडिंग अपन ब्रोकर या स्टॉक, आप 2000 से 3000 तक के स्टॉक्स बाय कर सकते हो। जो ऊपर के पैसे हैं वो ब्रोकर अपनी जेब से देता है, इसे मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। और वो समय पर ब्रोकर्स काफ़ी ज़्यादा मार्जिन दे रहे थे, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस से लोग अवेयर नहीं थे कि अगर आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, और वो समय पर हो भी रहा था। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस नीचे आया तो आपका पूरा कैपिटल लॉस हो जाएगा, और ये चीज़ की जानकारी लोगों को नहीं थी क्योंकि मार्केट ऊपर ही जा रहा था। अभी लोगों को लॉस कैसे हो रहा था, जैसे RCA का स्टॉक अगर 1000 रुपीज़ है और आप 1000 रुपीज़ 2x मार्जिन से इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2 RCA का स्टॉक्स मिलेंगे। अभी अगर ये स्टॉक का प्राइस 1000 से 1100 होता है तो आपको 200 रुपीज़ का मुनाफा होगा, क्योंकि आपके पास 2 स्टॉक्स है। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस 900 हो जाता है तो आपको 200 रुपीज़ का लॉस होगा। और अगर स्टॉक का प्राइस 50% तक नीचे आ जाता है तो जो आपके 1000 रुपीज़ है उसका आपको टोटल लॉस हो जाएगा। अभी ब्रोकर्स टोटल लॉस से बचने के लिए ज़्यादा पैसे मंगवा रहे थे क्योंकि स्टॉक के प्राइसेस नीचे आ रहे थे और वो समय पर ज़्यादातर लोग पैसे दे नहीं पाए। तो ब्रोकर्स ने अपने पैसे रिकवर करने के लिए जो स्टॉक्स थे वो बेच दिए और इन्वेस्टर को बड़ा लॉस उठाना पड़ा, जिसकी असर देखने को मिली 28 अक्टूबर को। मार्केट 30% गिरा। डाउ क्लोज होता है 260 पॉइंट पर। आज कोई सेवियर नहीं आया बचाने के लिए। अगले दिन तो सारे ही पिछले दिनों की गिरावट के रिकॉर्ड टूट गए। 260 पॉइंट पर से डाउ सीधा 212 पॉइंट पर आता है और वह दिन क्लोजिंग होती है 230 पॉइंट पर। बड़ी बड़ी कंपनी में भारी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ आज के ही दिन लोगों का 1/3 पैसा डूब गया। 1 नवंबर को फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कम करना चालू किया, जिससे थोड़ी लिक्विडिटी बढ़े मार्केट में। 13 नवंबर को डाउ 198 पॉइंट पर लो बनाता है। खैर, मार्केट में आई लिक्विडिटी के चलते थोड़ा बहुत मार्केट रिकवर होता है। मार्केट में खूब पैसे पंप किए गए, लेकिन एक्चुअल बीमारी का इलाज नहीं कर रहे थे। बीमारी तो यह थी इतना ज़्यादा मार्केट में स्पेक्यूलेशन और ऊपर से गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन का ना होना। 30 नवंबर 1929 को हूवर साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि एनी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमिक फ्यूचर और द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज फुलिश। ये सुनने के बाद मार्केट में फिर से लोगों ने बचा कुचा पैसा डाल दिया। फिर से मार्केट 50% बढ़ गई। लेकिन आप एक बलून के अंदर कितनी हवा भरोगे, कभी तो फटेगा ना।
मई के बाद कंपनीज के रिजल्ट आना चालू हो गया। कंपनी के खराब सेल्स नंबर और प्रॉफिट के चलते फिर स्टॉक के प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया। ऊपर से बैंक और ब्रोकर्स लोन के पैसे मांग रहे थे। अब लोग पैसा चुका नहीं पा रहे थे, जिन वजह से बहुत बैंक्स ने डिफॉल्ट्स करना चालू कर दिया। इन बैंक्स के अंदर जिन्होंने अपनी डिपॉजिट्स और एफडीज रखी थी वो भी विड्रॉ करने लगे, तो बैंक को डबल प्रेशर आ रहा था। एक ओर से लोग डिफॉल्ट कर रहे थे और दूसरी ओर से लोग अपने सेविंग्स के पैसे निकाल रहे थे, तो बैंक के पास अब पैसा ही नहीं बचा। ब्रोकर्स तो इतने मजबूर हो गए कि सुसाइड तक करने लगे। सितंबर से लेकर दिसंबर तक 300 बैंकों ने डिफॉल्ट किया। लोगों का पैसा डूब गया। दिसंबर में तो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी फेल हो गया, जिनके चलते बैंक के अंदर एक सीरीज ऑफ फेलियर आया। 1929 से लेकर 1930 तक 9000 बैंक्स डिफॉल्ट कर गए। लोगों ने अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स खो दी। फेडरल रिजर्व जो कि बैंक को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन उन्होंने भी बैंक्स को लिक्विडिटी नहीं दी और अमेरिका में सीवियर लिक्विडिटी क्राइसिस आ गए। लोगों की जेब में अब पैसा ही नहीं रहा। लोगों की नौकरी जा रही थी और न ही लोग अब स्पेंड कर रहे थे, जिन वजह से कंपनी के प्रॉफिट थे वो कम होने लगे और काफी कंपनीज तो बंद भी हो गई। स्टॉक के प्राइसेस भी अब बहुत नीचे आ चुके थे। 1932 के आते आते डाउ सिर्फ 40 पॉइंट पर आ गया था, जो कि अपने हाईएस्ट लेवल से 90% नीचे था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी। लोग झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर थे क्योंकि उनके घर भी छीन गए। मुफ्त का खाना खाने के लिए लोग घंटों का इंतजार करते। कुल मिलाकर कहे तो अमेरिका अब आर्थिक तौर पर कंगाल हो चुका था। तो दोस्तों, ये भयानक मंदी से अमेरिका को कौन बाहर निकालता है, कौन अमेरिका का सेवियर बनता है और कैसे अमेरिका फिर से एक बार सुपर पावर बना, इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे जल्दी। थैंक यू वेरी मच।